नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, सूत्रों पर आधारित मैं बहुत सारी वीडियो आप तक पहुंचा चुका हूं और सभी सूत्र आपने पसंद किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये सूत्र जो भी मैंने आज तक आप तक पहुंचाए हैं, इन सूत्रों को हजारों कुंडलियों पर लगाकर देखा गया और हर बार ये सत्य साबित हुए। आज कुछ ऐसे ही सूत्र और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं और आपके डिमांड पे मैं लाल किताब के ऐसे ऐसे सूत्र आप तक लाता रहूंगा जो हमेशा सत्य साबित हुए। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और उन लोगों के लिए ये चैनल बहुत लाभदायक है जो लाल किताब में रुचि रखते हैं, लाल किताब ज्योतिष सीखना चाहते हैं। आप इसमें खाली सूत्र ही ना देखिए, अगर आप लाल किताब ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें शुरू से आप वीडियो देखें। मैंने लाल किताब की जो बेसिक जानकारी है वो सारी अपने चैनल में डाल दी है। शुरू से लेके अंत तक लाल किताब के जो जो सूत्र हैं, कैसे हम खानों को देखते हैं और ग्रहों की दृष्टि कैसे देखी जाती है लाल किताब में, ग्रह क्या फल देते हैं, 12 ही भावों में ग्रहों के क्या फल होते हैं, शनि के, राहु के, बृहस्पति के, बुध के, चंद्र के, मंगल के, ये फल मैं डाल चुका हूं। तो आप उन वीडियो को भी देखें और लाल किताब ज्योतिष सीखने के लिए आपको कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है अगर मेरे चैनल से आप जुड़ गए हैं। तो आज भी मैं 20 ऐसे सूत्र लेकर आया हूं जिनको हजारों कुंडलियों पर लगाकर देखा गया और हमेशा सत्य पाया गया। तो चलते हैं सूत्रों की तरफ। लेकिन सूत्रों को हमने देखना किस प्रकार से है। दोस्तों, ये जो सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, इन सूत्रों को आपने खाना वाइज देखना है, राशि वाइज नहीं देखना है। मैंने इन सूत्रों को खाना वार बताया है। अगर बोला जाता है खाना नंबर 2 में, तो लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए अगला खाना जो आता है दूसरा खाना, वहां पे ग्रह की बात हुई है। तो खाने हम किस प्रकार देखते हैं मैं एक बार फिर से बता, वैसे तो मैं अपनी सारी वीडियो में बताता रहता हूं कि खाने किस प्रकार देखे जाते हैं, क्योंकि हो सकता है आप पहली बार मेरी वीडियो में आए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि खाने हम किस प्रकार देखते हैं। लाल किताब में खानों को क्रमवार देखने के लिए लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 होता है। लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 होता है और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए क्रमवार खाने होते हैं। यानी अगला खाना, खाना नंबर 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस प्रकार ये कुंडली के खाने होते हैं। तो चलते हैं सूत्रों की तरफ। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में सूर्य खाना नंबर 2 में बैठे हुए हों या किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य खाना नंबर 2 में बैठे हुए हों, तो ऐसे जातक की खुद की कमाई 25वें वर्ष से शुरू हो जाती है। 25वें वर्ष में सरकार की तरफ से उसको कोई वजीफा मिले या 25वें वर्ष में वह इंसान खुद कमाई के लायक हो जाए, कमाई करने लगे। और सेकंड हाउस धन का भाव है और सूर्य सरकार का कारक है। तो ज्यादातर देखने में आया है कि ऐसे इंसान को सरकार से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर सूर्य पर किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि नहीं है, शत्रु ग्रह के साथ में नहीं है और सूर्य उत्तम स्थिति में है, तो सूर्य सेकंड हाउस में सरकार से धन प्राप्ति के योग बनाते हैं और 25वें वर्ष में जातक धन प्राप्त करने लग जाता है, अपनी खुद की कमाई करने लग जाता है। खाना नंबर 2 में सूर्य होने से वाणी जरूर गर्म होती है। ऐसे इंसान की वाणी में रोब नजर आता है, वाणी गर्म होती है और परिवार से भी थोड़ा सा मनमुटाव चलता है। ऐसे ही सूर्य अगर खाना नंबर 4 में बैठे हुए हों, ऐसे जातक की कमाई 24वें साल से शुरू हो जाती है।
यानी खाना नंबर 4 में सूर्य बैठा होने पर जातक 24वें वर्ष से धन अपनी कमाई से कमाने लग जाता है। बुध यदि कुंडली के खाना नंबर 2 में बैठे हुए हों, तो यदि किसी जातक की कुंडली में बुध खाना नंबर 2 में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक की 16 से 21 वर्ष की आयु के मध्य में पिता की आयु शक्की होती है। पिता की आयु को खतरा रहता है या कोई शारीरिक कष्ट की संभावना बनी रहती है। खाना नंबर 2 में बुध अगर हैं तो घर के अंदर ऊन के या डोर के गोले हुआ करते हैं या रस्सी के गोले होते हैं। इन गोलों को हमेशा खोल के रख देना चाहिए। गोले बनाकर ऊन का या डोर का नहीं रखना चाहिए। और खाना नंबर 2 के बुध पिता पर किसी प्रकार का अशुभ प्रभाव ना डालें, उसके लिए चांदी की 4 ग्राम की गोली कुंडा लगा के, शुद्ध चांदी की 4 ग्राम की गोली गले में सफेद धागे में या चांदी की चैन में धारण करना चाहिए। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल शनि राहु खाना नंबर 10 में हो, मंगल शनि राहु यदि खाना नंबर 10 में हो तो ऐसे जातक का बड़ा भाई, चाचा और ससुर ये किसी सरकारी नौकरी से ताल्लुक रखते हैं, राज दरबार में ऊंचे पद से ताल्लुक रखते हैं। ऊंचे पद से अगर ताल्लुक ना भी हो तो सरकारी नौकरी अवश्य ही होती है। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा 11वें भाव में बैठे हों, दोस्तों समझ लें कि 11वें भाव में जो भी ग्रह आता है अपने शत्रु पर बुरा प्रभाव डालता है। यानी अगर 11वें भाव में केतु आ जाए तो उसका प्रभाव चंद्रमा पे पड़ेगा। अगर 11वें भाव में चंद्रमा आ जाए तो उसका प्रभाव केतु पर पड़ेगा। बृहस्पति आ जाए तो राहु पर बुरा प्रभाव होगा। अगर राहु आ जाए तो बृहस्पति पे बुरा प्रभाव होगा। तो यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में 11वें भाव में चंद्रमा बैठे हों तो लाल किताब में कहा गया है दादी पोते को तरसे, यानी दादी के बैठे हुए पोता नहीं आएगा। अक्सर ऐसे जातक को लड़का संतान माता की मृत्यु के बाद या माता के बाद पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, या अगर पुत्र पहले हो जाए तो 40 दिन तक ऐसे बच्चे को दादी को नहीं देखना चाहिए। जातक की माँ को जातक के बेटे को नहीं देखना चाहिए 40 दिन के अंदर। अगर 40 दिन के अंदर दादी पोते को देख लें तो दोनों में से किसी एक की सेहत खराब रहने लग जाती है, या तो दादी की सेहत खराब रहने लग जाती है, पोते की सेहत खराब रहने लग जाती है। तो यदि चंद्रमा 11वें भाव में बैठे हुए हों तो ऐसे जातक को पुत्र प्राप्ति माता के मृत्यु के बाद या माता के होते हुए पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। अगर हो जाए तो वो सेहत के लिए भारी रहता है माता की। तो इसके उपाय के लिए ऐसे जातक को चाहिए कि 121 खोए के पेड़े जल प्रवाह करें, बहते हुए पानी में जल प्रवाह करें। 121 खोए के पेड़े बगैर मीठे के, मीठा उसमें ना मिला हुआ हो, खोए में मीठा ना मिला हुआ हो, 121 पेड़े सोमवार के दिन जल प्रवाह करें। और अगर दादी पोते को 40 दिन के अंदर देख ही ले तो एक संगमरमर का चकला दूध से लगातार 40-41 दिन तक धोना चाहिए दादी। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा 11वें भाव में बैठे हुए हों तो ऐसे जातक की पत्नी के 3 भाई हुआ करते हैं, यह भी एक सूत्र है। अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र 11वें भाव में बैठे हों तो ऐसे जातक के पत्नी का एक भाई जरूर होता है, और ऐसे जातक को ऐसे ही स्त्री से विवाह करना चाहिए जिसका एक भाई जरूर हो। तो देखने में ज्यादातर आया है कि शुक्र अगर 11वें भाव में है तो ऐसे जातक की पत्नी का एक भाई अवश्य ही होता है। शुक्र 11वें भाव में होने से कई बार जातक स्किन की प्रॉब्लम भी रहती है। यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल शनि राहु 10वें भाव में बैठे हुए हों, वो ऐसा जातक यदि शराब का आदी हो, शराब पीने का शौकीन हो, तो 34 वर्ष की आयु में सांप से, बिजली से या किसी लड़ाई में ऐसे जातक को खतरा रहता है।
और कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट भी ऐसे जातक को होता है। दोस्तों, यदि किसी की कुंडली में लगन भाव में शनि बैठे हुए हों, लगन भाव में शनि होने पर शनि नीच हो जाया करते हैं, और जब लगन भाव में शनि नीच होते हैं और ऐसा जातक अपना जन्मदिन मनाए, घर में ढोल ढोलकी बजाई जाए, खुशियां जाहिर की जाए, तो तुरंत ही कोई ना कोई गम की न्यूज़ भी मिल जाती है। यानी खुशियां ज़्यादा देर स्थिर नहीं रह पाती हैं। जातक को जिनकी कुंडली में शनि लगन भाव में है, खुशियां जाहिर नहीं करनी चाहिए, अपनी खुशियों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। लगन भाव में अगर शनि है तो ऐसे जातक को चाहिए कि साल में 3 बार 60 ग्राम सुरमे की डली वीरानी जगह पर काले कपड़े में बांधकर दबाया करें। और याद रहे, जिस चीज से आप गड्ढा खोदेंगे दबाने के लिए, उसको वहीं पर फेंक आए, उसको घर लेकर ना आए। दोस्तों, यदि गोचर में या वर्षफल में शनि लगन भाव में आए तो अपने आने की सूचना वो बृहस्पति के जरिए देंगे। बृहस्पति यानी सोना। तो यदि शनि लगन भाव में आए तो अक्सर देखा गया है कि या तो सोना चोरी होता है, सोना गुम होता है, या सोना गिरवी रखा जाता है। तो यदि सोना बेचा जाए, गुम हो या गिरवी रखा जाए, तो आप समझ लें कि शनि का प्रभाव लगन भाव में शुभ नहीं है। और अगर ऐसा हो तो 60 ग्राम सुरमे की डली काले कपड़े में लपेटकर वीराने में जरूर दबाई जाए और माथे पर केसर का तिलक लगाया जाए। शनिदेव जब भी लगन भाव में आएंगे, गोचर में या वर्षफल में, तो इनकी 10वीं दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी। और कर्म भाव पर दृष्टि होने से अगर शनि शुभ स्थिति में है, लगन में आए हुए, तो काम कारोबार को तेजी देंगे, काम कारोबार बढ़ेगा। और यदि शनि अशुभ स्थिति में हुए लगन में, तो शनि की 10वीं दृष्टि जैसे ही कर्म भाव पर पड़ेगी, काम कारोबार को ताला लगा देंगे, काम कारोबार बिल्कुल से ठप कर देंगे। दोस्तों, यदि राहु जन्म कुंडली में 12वें भाव में हो, 12वां भाव खर्च का भाव है और राहु हाथी का कारक है, तो खर्च भाव में यदि हाथी को बांध दिया जाए तो खर्चे हाथी पालने जितने होंगे। यानी राहु 12वें भाव में अगर हों तो ऐसे जातक के खर्चे अत्यधिक होते हैं। 12वें भाव में राहु आने से, क्योंकि 12वां भाव नींद का भी है, तो ऐसे जातक को नींद में समस्या होती है। रात्रि की नींद वह इंसान अच्छी नहीं ले पाता है, और राहु 12वें भाव में होने की वजह से सपने भी अच्छे नहीं आते हैं। तो 12वें भाव में अगर राहु किसी तरह से आपको तकलीफ दे रहे हैं तो आपको चाहिए कि एक समय का खाना किचन में खाया जाए और 12 किलो कच्चा कोयला जल प्रवाह। दोस्तों, यदि शनि आपके 10वें भाव में बैठे हुए हों, तो 10वें भाव में बैठे हुए शनि काम कारोबार तब तक इंसान को देते रहते हैं, काम कारोबार तब तक चलता रहता है जब तक ऐसा इंसान मकान ना बनाए। मकान बनाने के लिए शनि पैसा देते रहेंगे, और जैसे ही मकान बनकर तैयार होगा, शनि अपना बोरिया बिस्तर लपेटकर दौड़ जाएंगे, यानी काम कारोबार एकदम से बंद हो जाएगा। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव में बैठे हुए हों, 12वें भाव में बैठे हुए चंद्रमा खर्चा अत्यधिक कराते हैं, खर्चे बड़े होते हैं, और 12वें भाव में चंद्रमा होने से कई बार सर में खारिश होना, डैंड्रफ होना देखा गया है। नींद में भी समस्या यहाँ पर आती है 12वें चंद्रमा होने की वजह से। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा 4थे भाव में हो, ऐसे जातक के लिए कहा गया है कि आमदनी का दरिया, यानी ऐसा जातक जब तक खर्चा करता रहेगा पैसा आता रहेगा। खर्चे जितने ज़्यादा होंगे उतना ही पैसा ज़्यादा आएगा। लेकिन ऐसा इंसान जब कंजूसी करने लग जाए, पैसा रोकना शुरू कर दे, तो पैसा आने के जो सोर्स थे वो रुक जाएंगे और पैसा आना भी बंद हो जाएगा। तो खाना नंबर 4 में यदि आपके चंद्रमा हैं तो आपको चाहिए कि घर में आए हुए अतिथियों को दूध परोसा जाए, और दूध को पैसे के लिए बेचा ना जाए, चांदी पैसे के लिए बेची ना जाए। 4थे भाव में चंद्रमा धन की अधिकता देते हैं,
चौथे भाव में चंद्रमा भरपूर मात्रा में धन देते हैं, लेकिन जैसे जैसे खर्चे बढ़ते हैं वैसे ही धन बढ़ता जाता है। माता का आशीर्वाद लेना बहुत शुभ रहता है और माता के होते हुए माता के हाथों चांदी की डब्बी में चांदी का चौरस पीस और थोड़े से चावल सफेद कपड़े में बांधकर बतौर आशीर्वाद चरण स्पर्श करके ले लेने चाहिए। माता के इस दुनिया से जाने के बाद वही चावल और वो चावल की डब्बी आपके लिए माता का आशीर्वाद के रूप में कार्य करेगा। यदि जन्म कुंडली में चौथे भाव में राहु बैठे हुए हों तो देखने में आया है कि नॉर्थ ईस्ट में फ्लश हुआ करती है, ईशान कोण में फ्लश हुआ करती है। और ईशान कोण में अगर फ्लश बनी हुई हो और राहु भी चौथे भाव में हो तो इसका बहुत बुरा प्रभाव ऐसे जातक पर पड़ता है। घर में मुखिया को ब्रेन की प्रॉब्लम, ब्रेन हेमरेज की दिक्कत होने का डर रहता है, या हार्ट की समस्या, बीपी की समस्या होने की संभावना बनी रहती है। और कई बार देखने में आया है घर के मुखिया को कभी कभी पैरालाइज भी हो जाता है। तो यदि राहु चौथे भाव में है तो ऐसे जातकों को चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में फ्लश बिल्कुल ना बनाई जाए और 400 ग्राम सूखा धनिया साल में 3 बार जल प्रवाह करें। गंगा स्नान करना बहुत शुभ रहता है। चांदी की 4 गोलियां 1-1 ग्राम की सफेद कपड़े में बांधकर अपने पास में रखी जाएं। यदि जन्म कुंडली में शुक्र छठे भाव में हो तो ऐसे जातक को चाहिए कि उसकी पत्नी घर में नंगे पैर ना चले। जैसे जैसे उसकी पत्नी नंगे पैर घर में चलेगी धन की, सेहत की हानि होगी। और ऐसे जातक को विवाह के समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे जातक की पत्नी मैके से हल्दी की 2 गांठ कन्यादान के समय ले, 1 गांठ जल प्रवाह कर दी जाए, 1 गांठ को पीले कपड़े में बांध के पास में रखा जाए। और साथ ही सोने की कोई क्लिप बालों में लगाने वाली जरूर ली जाए कन्यादान के समय, जिसको कभी कभी बालों में लगाना शुभ रहेगा। शुक्र 6 के जो बुरे प्रभाव ऐसे जातक को मिलने वाले थे वो अब नहीं मिलेंगे। यदि जन्म कुंडली में शुक्र 9वें भाव में बैठे हों और शुक्र के साथ में मंगल ना हो या केतु ना हो या मंगल केतु की दृष्टि शुक्र पर ना पड़ती हो तो ऐसे जातक को संतान प्राप्ति में बहुत बाधा का सामना करना पड़ता है। और अक्सर पति पत्नी की उम्र में भी काफी अंतर देखा गया है। पत्नी की सेहत अक्सर खराब रहती है। पत्नी को खून से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, ब्लड से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं और मासिक धर्म से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। तो यदि शुक्र 9वें भाव में है तो ऐसे जातक को चाहिए कि पत्नी के हाथों में चांदी की चूड़ी लाल मीना लगाकर चारों तरफ लाल मीना या लाल नेल पेंट करके पहनाई जाए बाएं हाथ में, और 9 चांदी के चौरस पीस किसी नीम में गड़वा दिए जाएं पत्नी के। दोस्तों, जन्म कुंडली में यदि चंद्र और शुक्र खाना नंबर 4 में हो और दोनों की डिग्री भी उत्तम हो, चलित में ग्रह आगे पीछे ना हो रहे हो, चलित कुंडली में और लगन कुंडली में चंद्र शुक्र खाना नंबर 4 में ही हो, तो ऐसे जातक के पत्नी के अलावा भी अन्य स्त्री से संबंध होते हैं। और कई बार देखने में आया है कि एक ही समय में एक ही घर में 2 पत्नियां भी होती हैं, या एक पत्नी घर के बाहर कहीं रखी होती है, एक घर में होती है। चंद्र शुक्र यदि खाना नंबर 4 में इकट्ठा हों। और यहाँ पे ये भी देखा गया है कि एक स्त्री जो होती है उसकी उम्र कम होती है और एक स्त्री की आयु ऐसे जातक की आयु से थोड़ी सी ज्यादा या दिखने में ऐसी स्त्री की आयु ज्यादा प्रतीत होती है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र 9वें भाव में हो और ऐसा जातक 25वें वर्ष में विवाह कर ले या 25वें वर्ष में कोई गाय खरीद कर ले आए, 25वें वर्ष में कोई एक्टिवा कोई कार खरीद ले, तो इसके बहुत मंदे परिणाम ऐसे जातक को भोगने पड़ते हैं। काम कारोबार सेहत को लेके बहुत बड़ी समस्याएं ऐसे जातक को झेलनी पड़ती हैं। तो शुक्र यदि 9वें भाव में हो तो 25वें वर्ष में विवाह ना करें, 25वें वर्ष में कोई गाय ना खरीदें, 25वें वर्ष में कोई एक्टिवा या कार ना खरीदें। दोस्तों, यदि लगन भाव में मंगल बैठे हुए हों,
लगन भाव में मंगल बैठकर, लगन में जब भी मंगल होते हैं तो गले से ऊपर चोट का निशान अवश्य होता है। सर में या चेहरे पर कभी ना कभी चोट जरूर लगती है और उसका निशान हमेशा के लिए रहता है। यदि जन्म कुंडली में मंगल 5वें भाव में हो तो ऐसे जातक के परिवार में, चाहे वो दादा परिवार में या नानके परिवार में, कोई ना कोई वैद्य, हकीम, डॉक्टर या मेडिकल संस्था से संबंध रखने वाला होता है। और ऐसे जातक के जीवन में एक बार पेट की कोई ना कोई सर्जरी जरूर होती है। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा 6वें भाव में हो, 6ठे भाव में हो, यदि जन्म कुंडली में 6ठे भाव में चंद्रमा हो तो ऐसे जातक को सफेद चीजों का दान पूरी जिंदगी नहीं करना चाहिए, जैसे चांदी, चावल, दूध, खीर, जल। इन चीजों का दान करने से ऐसा जातक खुद गरीबी का सामना करता है और अंत समय में कोई पानी देने वाला भी ऐसे इंसान को नहीं मिलता है। तो सफेद चीजों का दान ना करें। अब कोई पूछेगा इसका लॉजिक क्या है, तो लॉजिक भी मैं बता दूं। चंद्रमा 6ठे भाव में, क्योंकि 6ठा भाव बुध और केतु का है, तो 6ठे भाव में चंद्रमा बुध केतु से घिरे होकर पहले ही बहुत प्रताड़ित होते हैं, बहुत खराब स्थिति में होते हैं। तो अगर हम चंद्र की चीजें दान करेंगे तो चंद्रमा और ज्यादा कमजोर हो जाएगा, और चंद्रमा जब कमजोर हो जाएगा तो उससे मानसिक स्थिति भी खराब होगी, धन की स्थिति भी खराब होगी और सेहत भी खराब होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आज के ये 20 सूत्र भी आपको पसंद आए होंगे। इन सूत्रों को आप कुंडली पर लगा कर देखें और कमेंट में जरूर बताएं कि ये सूत्र क्या वास्तव में कार्य करते हैं या सत्य साबित होते हैं। तो कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ही आप व्हाट्सएप पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस सेंड करके अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। कुंडली फीस क्या है वो आप फोन करके जान सकते हैं। आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण किया जाएगा। जन्म कुंडली, लगन कुंडली, वर्ष कुंडली, गोचर कुंडली, नवांश कुंडली, इन सभी कुंडलियों को देखने के बाद लाल किताब के ढंग से भी और वैदिक के ढंग से भी, दोनों तरह से देखने के बाद आपके लिए क्या जरूरी उपाय हैं वो भी बताए जाएंगे। और जिंदगी में किन किन चीजों का आपको परहेज रखना चाहिए, किन चीजों से सावधानी रखनी चाहिए, यह भी सारी जानकारी लिखित में भी आपको देते हैं। और फोन पर आपको सभी आपके जो ग्रह के फल हैं, आपकी जो सारी प्रेडिक्शन है वो की जाती है। आपके जो कुंडली में ग्रह हैं वो आपके साथ में मिलाए जाते हैं। जब आपकी कुंडली देखी जाती है, आपके ग्रहों को आपके साथ में मिलाकर देखा जाता है कि क्या कुंडली में बैठे हुए ग्रह आपके बारे में सभी बातें सत्य बोल रहे हैं। और जब हमें पता लगता है कि वास्तव में ये कुंडली सत्य बोल रही है, तभी हम आपके क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, वो संपूर्ण विश्लेषण करने के बाद लिखित रूप में आपको देते हैं। तो यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।